जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से सुबह मैंने कहा था कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और उसकी जानकारी आप लोगों को प्राप्त अब होने वाली है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसमें किस प्रकार की और क्या क्या चीज़ें रखी गई है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं विस्तार से आपको देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सुबह मैंने कहा था, इसमें एक चर्चा की विषय की बात जो भी रहेगी कि बीएड वाले लोग इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो हम जब इसकी पूरी विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे तब और पता चल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो है 1/10/2024 से, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2024 से लेकर 20 तारीख तक रखी गई है। अच्छा, इसके बाद इसकी बात आती है कि यह परीक्षा जो है दोनों विभाग मिलकर कर रहे हैं, जनजाति कार्यालय विभाग भी और स्कूल शिक्षा विभाग, मतलब डीपीआई भी कर रहा है इस पर काम। डीपीआई भी, और साथ ही में जनजाति कार्यालय विभाग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा रहेगी। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसकी नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। सिलेबस पूरा जारी किया गया है। मैं सिलेबस पर अलग से फिर वीडियो बना दूंगा, पर अभी इसके साथ पूरी जानकारी आपको दे दे रहा हूं। इसके साथ में पात्रता कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इस बात को लेकर बड़ा चर्चा का विषय बनने वाला है, क्योंकि बीएड वाले भी पिछली बार सभी ने फॉर्म भरे थे। इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको जगह देंगे, पर अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या बातें हैं यहां पर। यहां देखिए, एक बात लिखी हुई है कि 10 नवंबर 2000 संभावित तिथि इन्होंने कही है। परीक्षा संभावित की तिथि रविवार से प्रारंभ हो सकती है 10 नवंबर से। आप देखिएगा टोटल कितने दिन मिल रहे हैं आपको। यहाँ 20 तारीख तक आप अपडेट कर सकते हैं जानकारियों को 10वें महीने में, और 11वें महीने में आपका पेपर है, मतलब आपके पास बमुश्किलन 25 दिन है। अब 25 दिन की रणनीति कैसी होगी उस पर चर्चा करेंगे। 500 रुपए अनारक्षित अभ्यर्थियों को लगेगी शुल्क, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 250 रुपए की देय राशि होगी। आवेदन शुल्क वगैरह जो भी लगना है वो सब यहां पर लिखा हुआ है। अगला देखिएगा, अगली जानकारी क्या है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति रहेगी, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति ही रहेगी। उसकी समय सारणी भी दे रखी है। समय सारणी जो है इस तरह से दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फिर पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं अगली बात कि अगली जानकारी क्या है। अब यहां पर परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं कि क्या क्या आपको वेरिफिकेशन में लगेगा पेपर देने के लिए, जब आप लोग उपस्थित होंगे या जाते हैं तब। अभ्यर्थी का आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। बहुत जरूरी है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो, ठीक है, आपका आधार कार्ड और सत्यापित हो, ये कहा गया है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोग्राफ, पहचान पत्र वगैरह ये सब बहुत जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, आपको ये बताया गया है। इसके साथ ही अगर वो आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब कुछ चल जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति की जानकारी अनिवार्यतः देना पड़ेगा। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। याद रखिए, आते समय भी बायोमेट्रिक होगा और जाते समय भी होगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। परीक्षा कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक गजेट वगैरह जो भी है उनको नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर वगैरह ये सब चीजें नहीं ले जानी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते, मतलब प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त करना है। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। देखिए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बहुत समय से हमेशा कहता ही हूं और अभी भी कह रहा हूं कि आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए। अगर किसी का पंजीयन नहीं है, समय भी देखो कितने दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, केवल 15 दिन है ना, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है, और फिर अपडेट करने के लिए 2-5 दिन और दिए।
तो केवल 15 दिन है। अब अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो समस्या होगी। और अगर मान लीजिए आपका रोजगार पंजीयन अपडेट नहीं है, जीवित नहीं है, तो मतलब जीवित का मतलब ये होता है कि अपडेट नहीं है और उसकी डेट जो एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो उसको रिन्यू करना होता है। अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो रिन्यू करना पड़ता है। तो कृपया देख लीजिएगा एक बार, ठीक। और जिनका EWS कार्ड है ना, वो भी देख लीजिए एक बार। अगला देखिए भाई, ठीक है। अगली बात जानकारी क्या है, मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूँ। रोजगार पंजीयन हो गया। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन, हाँ ये आजकल थोड़ी सी एक समस्या हो जाती थी, क्योंकि पहले पेन वही देते थे। काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ जाना है। याद रखिएगा, काला बॉल पेन, कौन सा? काला बॉल पेन, काला बॉल पॉइंट पेन और जीवित पंजीयन है ना, रोजगार पंजीयन, ये आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल होगी। इसका मतलब ये होता है कि अभी DPI वगैरह इसका आपके आवेदनों की परीक्षण बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई निरीक्षण नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं होगी। परंतु जब वेरिफिकेशन होगा ना, चयन परीक्षा वगैरह सब कुछ पास हो जाने के बाद, उस समय समस्याएं बढ़ जाएगी। इसलिए जो भी जानकारी भरोगे सोच समझ कर भरना। अब विस्तार से पूरी जानकारी से संबंधित पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या बातें हैं, कर्मचारी चयन मंडल का संचालन नियम क्या है, इसकी एक एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इस पात्रता परीक्षा के लिए नियम क्या है। तो भैया इन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश जनजाति कार्य अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन अधिनियम के अनुसार पात्रता परीक्षा की शर्तें रखी गई हैं। जो भी 2018 के नियम है वो, और उनमें जो संशोधन हुआ है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि 2018 की भी जानकारी पढ़नी पड़ेगी और बीच बीच में जो संशोधन हुए उसके अनुसार सारी काम हमको देखना पड़ेगा। पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक है। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी में आएगा। आवेदन पत्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्देशानुसार जारी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्देशानुसार ही होगा। योग्यताएं जो है वो यहाँ लिखी गई हैं। योग्यताएं देख लीजिए आप लोग एक बार, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि योग्यताएं कौन कौन है। सबसे पहले तो इसने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम 2018-8 की सूची के 3 के अनुसार योग्यता धारित करना अनिवार्य है। अब वो कौन कौन सी योग्यताएं होगी वो धारित करने के लिए बोला है, जो कि 2018 की 8वीं सूची के 3 के अनुसार। याद रखिए 2018 की रूल बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें रूल बुक मैं दोनों डाल दूंगा, 2018 वाली भी, 2000 उसमें जो बीच बीच में संशोधन हुए 20 वाले उसमें भी, और 24 वाली भी। तो रूल बुक आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होगा, दिनेश सर हिंदी वाले के नाम से है, और मेरा चैनल भी आपको मालूम है उसी नाम से। पात्रता में पहला लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी मतलब समझ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे समझते हो, 12वीं कक्षा की बात करें, अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा बोला है, डिग्री नहीं बोला है। इधर डिप्लोमे की बात हुई है भैया, इस बात का विशेष ख्याल रखना। डिप्लोमा बोला है साहब, इन्होंने क्या बोला है? डिप्लोमा बोला है। अगर ये नहीं है बोले तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता या मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ये जो 2002 का नियम है इसको भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इसमें कौन शामिल होते हैं। ठीक है, ये एक 45% अंक के साथ बोला गया है हायर सेकेंडरी, इसमें भी बोला गया है। पर यहां देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, ये एक बात यहां पर मेंशन की गई है, इसको देख सकते हैं। कम से कम ये, अगर ये भी नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, या
अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, जिसको डीएलएड कहा गया, जो अभी कॉलेजों में कॉलेज के साथ साथ जो हो रही हैं डीएलएड, उनकी बात कर रहे हैं। ये भी नहीं है, तो इनका कहना है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा विशेष शिक्षा, जैसे कि आपको पता है कुछ लोग विशेष शिक्षा के लिए भी जाने जाते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन होता है हैंडीकैप्ड वगैरह बच्चों के लिए, तो वो लोग भी इसमें पात्र होंगे, 2 वर्ष का डिप्लोमा वाले। और एक बात यहां लिखी कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ, अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है और डीएड है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्नातक के साथ भी कर सकते हैं और डीएड के साथ भी, पर यहां बोला है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। ठीक है, ये नहीं कहा है कि बीएड, तो बीएड वालों को इस बार स्थान नहीं दिया गया है, ऐसा आप लोग अभी समझिएगा। ठीक, अगली देखिए, दूसरी बात है यहां पर और क्या क्या लिखा गया है, क्या जरूरी है, पास होने की या उत्तीर्ण होने की क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो वो भी रखा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो लोग अहर्ता धारण करेंगे, अहर्व होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, ये बोला गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 50% अंक लाने होंगे, जो आपको सिलेबस में दिए हैं उस सिलेबस के अनुसार, और जो बाकी लोग रहेंगे उनको 60% अंक लाना होगा। ठीक है, इतना समझ चुके होंगे। और एक बात देखिए, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। किसी कारणवश अगर वो फॉर्म आरक्षित वर्गों के लिए शैक्षिक योग्यता के, हाँ, अगर मान लीजिए उनका एजुकेशन में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो अगर वो जैसे 55% किसी का नहीं हुआ, तो वो 5% तक की छूट के लिए भी बोला गया है। किसको किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता के अहर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट भी दी जाएगी। अगर किसी का मान लीजिए 55% नहीं है कक्षा 12वीं में, तो उसको वहां पर 5% तक की छूट भी दी जाएगी, ऐसा भी बोला गया। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड में उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक। अगर कोई संस्कृत विश्वविद्यालय से भी पढ़कर रखा हुआ है तो उसके साथ डीएलएड होना उसको अनिवार्य, ऐसा बोला गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यह बात मैं कब से, जब से वीडियो शुरू हुआ तब से बोल रहा हूं कि ये नियम, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नियम नंबर ग में लिखा है कि क्या लिखा गया है, नियम नंबर ग में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक, इसकी आपको जो जानकारी दी गई होगी वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे घूम रही होगी, आप देखिएगा मिल जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक, ये इसकी एक हाईलाइट लाइन हो चुकी है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु क्या है आपका, अगला बिंदु देखिए, स्पष्टीकरण में क्या क्या बोला गया है। कुछ बातें और भी रखी गई हैं, हम इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बातें रखी गई हैं। देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हता अंक का लाभ मिलेगा। केवल एमपी के छात्र को, बाहर वालों को नहीं। जब उनके पास मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा, अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% होगी, और जनरल वालों के लिए भी बोला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं होगा। अगर किसी ने मान लीजिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो वो नियुक्ति के लिए ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें नियुक्ति मिले। ठीक है, जब सेकेंड पेपर होगा उसके बाद की बात है वो। अगला देखिए,
2020 में जिन लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनका क्या होगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि 2020 में जो बीएड वाले जिन लोगों ने उत्तीर्ण किया था उनका क्या होगा। इसके बारे में अगर कुछ दिया होगा तो उसको भी अपन पढ़ते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन वैधता लागू होगी, मतलब 2020 वाले भी और अब जो होगी वो भी। अर्थात 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थी को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये एक हाईलाइट बिंदु दोबारा मिल गया कि चयन परीक्षा होगी। चयन परीक्षा याद रखिए, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है ना, इस पर सिलेक्शन का दावा आप नहीं कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता में हर अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, मतलब जो हमारा कार्यालय है डीपीआई वो जारी करेगा कि क्या चयन प्रक्रिया की या चयन प्रक्रिया के लिए क्या प्रोसेस होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। यहां देखिए व्यावसायिक योग्यता, ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी अध्ययनरत है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में है तो वो भर सकते हैं, ऐसा कहने का आदेश हुआ यहाँ पर। ठीक है कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं। अंतिम वर्ष में देखो उन्होंने कहा है अंतिम वर्ष, यहां ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है अंतिम वर्ष, ये लिखा हुआ है यहां पर अंतिम वर्ष, इस पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम वर्ष की बात कर रहा है। वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए कोई अंतिम वर्ष का छात्र या छात्रा है और उसने फॉर्म भर दिए और चयन परीक्षा होने के बाद उसका उत्तीर्ण हो जाता है चयन परीक्षा में, तो उस समय तक उसके पास अंक सूची या उसकी जो भी उपाधियां है वो कंप्लीट आ जानी चाहिए, ऐसा भी कहने का आदेश हुआ है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। अगर फर्स्ट ईयर में है तो वो नहीं बैठ सकते, फर्स्ट ईयर वाले नहीं बैठ सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं बैठ सकते हैं, लास्ट ईयर वाले बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रवर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के हैं किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित उन्हें जनरल से फॉर्म भरने की अनुमति मिल रही है, यहां पर ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आयु सीमा की बात करें तो आयु की गणना कहां से की जाएगी, तो 1 जनवरी से आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी से 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम तो आपको पता है 40 वर्ष का प्रावधान 2018 वाले रूल बुक में दे रखा है, और उसके बाद में उसमें कुछ संशोधन भी किए गए होंगे, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। प्राथमिक शिक्षा में जो भी वेतनमान वगैरह है इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा निर्देश वगैरह क्या क्या है। इस निर्देश पर हम एक बार बहुत अच्छे से और जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ये तो सारी वही जानकारी है, ठीक है। दिव्यांग वगैरह 10 दिवसीय पूर्वावास, ये इसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी हो जाएगी, ये सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोग रूल बुक में पढ़ लेना एक बार। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कहाँ दिया हुआ है, आप आइए नीचे, सिलेबस ये तो फॉर्म भरने का हो गया, यहां दिया होगा सिलेबस, ये है सिलेबस। पात्रता परीक्षा आपको पता है कितना बोल रहा है, पात्रता परीक्षा के 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जो इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। और याद है आपको 50% और 60% पे पास होना अनिवार्य बोला गया है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो है वो आपका 30 अंक का एमसीक्यूज होगा। भाषा 1 जो कि आपके 30 अंक की होगी, मतलब इंग्लिश आपकी 30 अंक की होगी।
हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी 30 अंक की होगी, गणित 30 अंक की होगी और पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का होगा। इस तरह से 150 अंक की ये बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस में बहुत अच्छे से उन्होंने बात ये क्या रखी है उसको समझिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु के समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक शिक्षार्थी के साथ संवाद और सीखने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होगी। अगर यहां देखिए क्या बोला गया, भाषा 1 में प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से होंगे। याद रखिए, आप जो भी फर्स्ट लैंग्वेज चुनेंगे, अगर इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश क्या आएगा, अगर सेकंड में, मगर मान लीजिए फर्स्ट में आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश का पेपर आएगा, और अगर हिंदी चुना है तो हिंदी का आएगा। भाषा 2 में भाषा 1 से पृथक होनी चाहिए। भाषा 1 से पृथक ये मान लीजिए, अगर आपने ऊपर हिंदी रखी है तो नीचे आपको संस्कृत या अंग्रेजी रखनी पड़ेगी, और अगर में मान लीजिए ऊपर आपने पहली वाली भाषा में अंग्रेजी रखी है तो नीचे आपको हिंदी या संस्कृत में से लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए, या उर्दू में से। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझ की क्षमताओं पर आधारित हो गया, मतलब इसमें भाषा के शिक्षण शास्त्र भी होगा। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ। याद रखिए, शिक्षण शास्त्र को फिर उठाया गया यहाँ पर पेडागॉजी बोला गया है, और पेडागॉजी में आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अच्छे से बातें पूछने की कोशिश होती है। जब मैं 2020 वालों के लिए तैयारी करवा रहा था उस समय पेडागॉजी को लेकर बड़ी समस्या थी, गणित की और पर्यावरण की, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता हाई स्कूल तक हो सकती है। याद रखिएगा, पाठ्यक्रम तो 1 से 5 तक बोला है, पर उसका कठिनाई स्तर हाई स्कूल तक हो सकता है, मतलब कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं तक हो सकता है, समझ लीजिए। उक्त का विवरण इस प्रकार से, अब ये है पूरा विवरण, ठीक है, जो कि पिछले बार जो सिलेबस था लगभग उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अलग अलग है, बाकी सब कुछ वही है। ये भी टॉपिक वही है, अधिगम वाला, ठीक है ना। बाल विकास की अवधारणा, उसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, मानक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम, वातावरण, सेम है प्रीवियस ईयर के जो पिछले सिलेबस में था, लगभग वही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चे कैसे सोचते हैं, पावलोव, पियाजे, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। याद रखिए, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप पढ़ना है, पूरी डिटेल नहीं पढ़ना। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, मापन, व्यक्तित्व और उनका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निरूपण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक कक्षाएं। बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है। उसके साथ में बोला गया है कि अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु प्रयुक्त प्रश्न निर्माण कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, मतलब आपको यहाँ याद रखिए, अधिगम मतलब शिक्षण भी पढ़ना है, पेडागॉजी भी पढ़ना है। समावेशी शिक्षा ये भी दे रखा है, देखिएगा, समावेशी शिक्षा भी दे रखा है। 3 पार्ट में बांट रखा होगा इसको, जहां तक मुझे याद है। हाँ देखो, 3 पार्ट में बांटा है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सिलेबस खत्म करना आसान नहीं है 25 दिनों में, ठीक है। तो आपके पास केवल एक ही काम है, जो मैं यहां से आपको एमसीक्यूज के माध्यम से चीजें कराऊंगा ना, उसको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा डिटेल के माध्यम से, पढ़ने के लिए समय तो बचेगा नहीं, तो कैसे करें तो वो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है काम। हिंदी में देखिए क्या क्या रहेगा, तो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, ये भाषा का शिक्षण शास्त्र है। और इधर देखिए एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी पर आधारित होगा। दूसरा अपठित गद्यांश पद्यांश होगा, जो कि अलग अलग चीजों पर हो सकता है, अवबोध पर, व्याकरण पर हो सकता है, मौखिक योग्यता पर आधारित हो सकता है, वैज्ञानिक और सामाजिक चीजों पर हो सकता है। मतलब इसने व्याकरण नहीं दी है, केवल शिक्षण शास्त्र दिया है। वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है। केवल गद्यांश दिया है, और उसके अंदर क्या आएगा, व्याकरण आएगी। सीधा सीधा व्याकरण नहीं बोला है उसने, यहां लिखा है देखो, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता, ठीक है। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सुनना बोलना, ये सब रहेगा। और ये बाकी सिलेबस आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है।
अब रहती है बात संस्कृत की हो गई, उर्दू की हो गई। सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस में क्या क्या है, बहुत ही कमाल की चीजें होगी। हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। आवास, हमारा भोजन, आदत, पानी, प्रदूषण, सब कुछ। ये बहुत अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष बहुत लेवल पर जाकर नहीं पढ़ना है ना, बहुत सिंपल चीजें पढ़नी है पर अच्छे से पढ़नी है और पूरा पढ़ना है। तो ये है कुछ जानकारी। अब मैं एक एक करके एक एक विषय की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। अब मैं आपको अगली बार से तो पढ़ाना ही शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस का इंतजार था, सिलेबस आ चुका है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और भी लोगों की मदद कीजिए। वीडियो पर पहुंचने के लिए दिनेश सर हिंदी वाले आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल दिनेश सर हिंदी वाले के नाम से आप वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी सूचनाएं, जानकारी आएगी उसकी सबसे पहले लिंक प्राप्त हो सके।